नमस्कार सभी को, राम राम। मैं डीएस सैनी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल हिंदी ज्ञान धारा आप सभी के लिए समर्पित। आप सभी को पता है इस बात का तो कि हमारे लिए समर्पित है, इसलिए तो आपको जैसे ऐप में क्लास पढ़ाते हैं, जैसे ऑफलाइन में क्लास पढ़ते हैं, इस तरीके से हम हर क्लास को पढ़ रहे हैं। बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं। शानदार तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो आप बताते ही नहीं हो, कमेंट में लिखते नहीं हो। सब मस्ताने हो गए, क्लास को पढ़ के आनंद महसूस कर रहे हैं। बरसात के मौसम में है, कोई ये नहीं बता रहा है कि सर हमको तो मजा आ गया, कि आनंद आ गया, कि शानदार है। मैं 2-4 दिन क्लास बंद करके देखूं, फिर आपको लगेगा कि नहीं सर क्लास तो होनी चाहिए। तो एक बार कोशिश कर लेते हैं ऐसे हैं। तो देखिए ध्यान से, हिंदी ज्ञान धारा चैनल आपके हिंदी के जो प्रबुद्ध यानी विद्वान साथी है उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है। काफ़ी सहयोग आप सभी का बहुत अच्छा है, बहुत शानदार आप सभी का सहयोग है। आप सभी साथी, आपको यहाँ नेट, सेट, कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी का ग्रेड फर्स्ट सेकंड, टीजीटी पीजीटी यूपी वाली परीक्षा, आपकी एमपी वाली वर्ग 1 वर्ग 2 की परीक्षा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, है ना, अन्य राज्यों के सभी साथियों के लिए जहां हिंदी साहित्य का इतिहास है, उन सब के लिए ये क्लास आ रही है, मिक्स आ रही है। जो हर सिलेबस में ये टॉपिक होते हैं उनको अपन पहले लेके चल रहे हैं स्पेशली। तो साथियों, आज अपन कल की मेरी क्लास, माफी चाहता हूं कि कल की क्लास बीच में ही बोर्ड डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए वो क्लास रुक गई थी, पढ़ा नहीं पाया मैं पूरा। आज अपन इसकी पूरी आलोचना को खत्म करेंगे और जल्दी भागना नहीं है, जुड़े रहना है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारी बातें, बीच में प्रश्न भी लिखे हैं मैंने और फिर बाद में फिर पढ़ाया है। तो जुड़े रहिए लिंक के साथ। बिना समय खराब किए अपन आते हैं अपनी जगह पर। मोबाइल नंबर मैं हर बार लिखता हूँ। तो हिंदी ज्ञान धारा को यदि आपको पसंद आ रहा है तो सभी साथी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और शेयर करना आपका काम बनता है। इतनी सीख तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी साथियों, और करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो चलो अपन पढ़ते हैं, कोई नहीं, आपकी मर्जी है सब। मैंने कल वाली जो क्लास थी उसमें से 2 प्रश्न आपके सामने दिए हैं। यदि हम प्रश्न बनाएं, यदि हम प्रश्न पढ़े तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए आपको, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 प्रश्नों के माध्यम से फिर अपन पढ़ना चालू करेंगे। साथियों, मैंने यहां पर जो चर्चा की है आपके सामने, लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्रिका में की गई। यह सवाल आपको यहां पूछ लिया है, यानी घुमाकर आपको सवाल बना देगा किसी भी तरीका का। तो लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर है, इसकी समीक्षा किस पत्रिका में की गई। विकल्प ए में हिंदी प्रदीप है, 2 में आनंद कादम्बिनी है, 3 में सरस्वती है, 4 में आपकी इंदु है। आपको विकल्प में इसका उत्तर देना है। बहुत ही जल्दी से, फटाफट से, 1 मिनट का टाइम मैं आपको, 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। फटाफट से टाइप कर दें इसका उत्तर आप जल्दी से, मैं उत्तर बताने वाला हूं आपको। जल्दी टाइप करो। लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्रिका में की गई। हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, सरस्वती और इंदु। देखिए तो आप ध्यान से सुन लेंगे, जिसने उत्तर दे दिया वो इतने में समझ गया होगा, नहीं दिया है वो समझ ले। आनंद कादम्बिनी रचना में की गई है किसकी समीक्षा, संयोगिता स्वयंवर की। और आपको बताऊं, आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, ये किसकी है, प्रेमघन की है। किसकी है, प्रेमघन की है। और प्रेमघन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन की रचना है। और इसने किस नाम से इसकी आलोचना की है, तो आपको मैंने कल खूब रटाया था, सच्ची समालोचना। सच्ची समालोचना किस नाम से है, सच्ची समालोचना नाम से है क्या। देखो देखें, कोई बताएगा तो आपका जवाब क्या सच्ची समालोचना सही है। मैंने लिखा है ये बात सही है क्या, कोई इतना सा बता दे मुझे। गलती नहीं करनी है, फटाफट से मैं आज आपकी परीक्षा ले रहा हूं।
फिर मैं सीधा आपको प्रश्नों को उत्तर पर ले चलूंगा। क्या सच्ची समालोचना नाम से जो समीक्षा की है वो क्या प्रेमगन ने की है या बालकृष्ण भट्ट ने की है? कोई जल्दी से जवाब देने की कृपा करें। सच्ची समालोचना नाम से जो समीक्षा की है वो प्रेमगन ने की है या बालकृष्ण भट्ट ने की है? कोई जल्दी से जल्दी मुझे जवाब दे दें, जल्दी जवाब दे दें भाई। करे क्या? तो ध्यान से सुन लेंगे। आपको जवाब ध्यान रखना है कि ये जो जवाब दिया मैंने ये आपका बिल्कुल ही क्या है, गलत है। क्या है? ये बिल्कुल ही गलत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसी तरीके से फंसेंगे हम, इसी तरीके से फंस जाएंगे कि हमने सच्ची समालोचना पढ़ी है पहले, इसलिए मारे गए, हम गलती कर गए हैं। ध्यान से सुन लेंगे। आनंद कादंबनी पत्रिका में लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगता स्वयंवर की सीधी ही समीक्षा की है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये देखिए बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट है, इनकी एक पत्रिका थी और जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप। कल जो पढ़ाया ना उसको बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसमें हिंदी प्रदीप पत्रिका में बालकृष्ण भट्ट ने 3 रचनाएं देखी। यहां पर कौन कौन सी थी वो? एक तो थी सच्ची समालोचना, सच्ची समालोचना, एक था नील देवी, नील देवी, और एक था परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, अगर याद नहीं है तो गलत बात है ये। तो देखो ध्यान से, हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से संयोगिता स्वयंवर की ही क्या की है, समीक्षा की है। तो दूसरे का जवाब इन निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो कौन सी रचना है? सच्ची समालोचना। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। ये सच्ची समालोचना रचना किस में लिखी है? हिंदी प्रदीप पत्रिका में। और हिंदी प्रदीप पत्रिका में ही सच्ची समालोचना तो लिखी है, इसके साथ में भारतेंदु का नील देवी नाटक है, इसकी भी समीक्षा की गई है। इसके अलावा इसका परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसकी भी समीक्षा की गई है। तो इस तरीके से जब मैं आपको सवाल पढ़ाऊंगा तो एक एक सवाल में 4-5 सवाल समाहित होंगे। बहुत जल्दी आपके सामने मैराथन लेके आऊंगा। 10,000 पार होने वाले अपन के कुछ ही दिनों में, 2-4 दिन में ही ये कंप्लीट हो जाने। अगर आपका सभी का सहयोग रहा तो। आप नहीं चाहते हो जल्दी तो कोई नहीं, जैसे होगा वैसे ही सही। तो ये मेरे पर रोक लगी हुई है कि 10,000 के पार ही मैं लाइव आ सकता हूं आपके सामने, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्दी ही आप सब समान होंगे। तो देखो ध्यान से, सवाल क्या था, ये दोनों सवाल ध्यान से सुन लेंगे। इस तरीके के सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे चल के। एक एक सवाल को खोलेंगे, पढ़ेंगे, पूरा रिपीट हो जाएगा, जितना पढ़ाएं उतना ही। तो संयोगता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्रिका में की गई है? आनंद कादंबनी में की गई है। और किसने की है? प्रेमगन ने, सीधी ही, कोई नाम नहीं लिया है। लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने अपनी रचना, अपनी पत्रिका प्रदीप, हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना नाम से किसकी समीक्षा की है? संयोगता स्वयंवर की ही, ठीक है। और इसके अलावा नील देवी की और एक परीक्षा गुरु की सीधी समालोचना की है। ये तो 2 थे आपके सवाल। तो इसके बाद में मैं आपको प्रमुख आलोचना पढ़ा रहा था कल, और बीच में ही मेरा बोर्ड हो गया खराब, तो चकमे में रह गए। सब साथियों को बहुत बढ़िया मन लग रहा था, काफी लोग जुड़ रहे थे उसमें लाइव में, लेकिन फिर भी हम चकमे में रह गए। अब फटाफट बिना टाइम खराब किए आ जाइए रिपीट पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचनाएं जो लिखी है आप सभी के सामने लिख रही है। इनको शायद सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अच्छे तरीके से समझ लेना। सूर साहित्य नाम से इन्होंने एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है, सूर साहित्य नाम से, 1936 में। डेट ध्यान रखेंगे किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की पूरी रचनाओं की, इनकी तो कम से कम, जो इनकी कम से कम एक एक की वर्ष याद रखेंगे। और इन्होंने कबीर नामक रचना लिखी, और कहते हैं कि कबीर को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय, कबीर को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कबीर के ऊपर क्या लिखी है? रचना लिखी है। कई विद्वानों ने कबीर को नकार दिया था, लेकिन कबीर को नकारने के बाद भी इन्होंने कबीर नामक रचना लिखी और हिंदी में प्रतिष्ठित किया, तो उसका श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो देखिए, सूर साहित्य 1936, कबीर 1942 में लिखी गई है। इसके अलावा इन ग्रंथों की रचनाओं का
तुम सभी का समय मुझे पता है, जानते होंगे, क्रमबद्धता से ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952-53 की रचना मिलती है। और मध्यकालीन बोध, ये देखो नया आपके सामने होगा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। कब? 1970 में। तो आपको यहां पर नई चीज मिल रही होगी, कुछ न कुछ मिलेगी जरूर हर क्लास में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कंप्लीट है। सूर साहित्य 36, कबीर 42, भूमिका 40, उद्भव विकास 1952 और साहित्य का आदिकाल 52-53 और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। आगे चलते हैं साथियों, राम कुमार वर्मा पर चलेंगे। राम कुमार वर्मा ने साहित्य समालोचना, ये सच्ची समालोचना नहीं है बालकृष्ण भट्ट की, ये सच्ची समालोचना, ये है साहित्य समालोचना। सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट की रचना है और साहित्य समालोचना राम कुमार वर्मा की है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनेंगे। राम कुमार वर्मा की आलोचनात्मक कृति का नाम क्या है? साहित्य समालोचना नाम से इन्होंने रचना लिखी है। गलती नहीं करनी साथियों। अगले जो देख रहे हैं अपन रामचंद्र शुक्ल के बारे में, अगले आलोचनात्मक कवि को देख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास। तो देखो ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहीं पर प्रश्न पूछ रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास तो रचना रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन आपसे पूछे कि तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी रचना है? ये जवाब आपको देना है। एक मैं आगे चल के लोकवादी तुलसीदास पढ़ाऊंगा आपको। तुलसीदास किसकी रचना है, ये आपको जवाब खुद को देना है, मैं नहीं दूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास 1923 में लिखी गई, जायसी ग्रंथावली 1924 में, भ्रमर गीत सार 1925 में, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। लेकिन ध्यान से सुने, अगर आपसे पूछ ले कि इसका संशोधित रूप कब आया, इसका संशोधित रूप किसका? हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो आपको ध्यान रखना 1940। क्या ध्यान रखना? 1940 वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1952, भ्रमर गीत सार 1925, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रस मीमांसा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना इनकी 1941 में और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। लेकिन संशोधित रूप जो इसका आया 1940 में। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, पढ़ा दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे, सारी रचनाएं तुलसीदास किसकी रचना है कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है काव्य में अभिव्यंजनावाद। और मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट है, क्योंकि इन रचनाओं को तो हम पढ़ने में मिल जाती है हमको, लेकिन काव्य में अभिव्यंजनावाद बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की आलोचनात्मक कृति है। तो राम कुमार वर्मा साहित्य समालोचना, रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास 23, जायसी ग्रंथावली 24, भ्रमर गीत सार 25, हिंदी साहित्य का इतिहास 29, रस मीमांसा 41। क्लियर है? आगे चलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में आप देख रहे हैं सीधा सा। डॉक्टर नगेंद्र देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रचनाएं हैं। साकेत एक अध्ययन इनकी आलोचनात्मक कृति है। रीतिकाल की भूमिका, मैंने एक दिन सवाल और पूछा था इस रीतिकाल पर, लेकिन किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा डॉक्टर नगेंद्र ने एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, उसके कौन से खंड में रीतिकाल की भूमिका को लिखा गया है? इसको रीतिकाल की भूमिका को लिखा गया है। ये सवाल मैंने पूछा था, फिर पूछ रहा हूं आज। कोई विद्वान साथी इसमें बैठा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे कि रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखा, उसके कौन से खंड में रीतिकाल की भूमिका लिखी गई है। सवाल कई बार आया है, आ सकता है, नहीं आता है तो बताइए, मैं बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से, साकेत एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, रस सिद्धांत और ध्यान से सुन लेंगे, रस सिद्धांत मैंने वापस क्यों लिया है, चक्कर में पड़ जाए कहीं पर। ये रस मीमांसा है, शुक्ल की रस मीमांसा है और डॉक्टर नगेंद्र की रस सिद्धांत है। रस मीमांसा शुक्ल की है, रस सिद्धांत किसकी है?
नागेंद्र की है, चक्कर में नहीं पड़ जाना, गलती नहीं कर देना। कामायनी अध्ययन की समस्याएं, कामायनी अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आस्था के चरण। अब मैं आपको बता देता हूं कि देखो ध्यान से, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है और वेरी मोस्ट है और वेरी मोस्ट है। चार रचना तो अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल माखन है, माखन दही के ऊपर आने वाली क्रीम है ये। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आस्था के चरण, रस सिद्धांत और रीति काव्य की भूमिका, रीति काल की भूमिका भी कह सकते हैं इसको। ये आपके नगेंद्र के प्रमुख 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 आलोचनात्मक कृतियां हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आस्था के चरण, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, रस सिद्धांत और रस मीमांसा, रस मीमांसा शुक्ल की है, रस सिद्धांत नगेंद्र की है, रीति काव्य की भूमिका। क्लियर है एकदम, बिल्कुल। अगला चलते हैं अपन आगे। अपन देखें तो एक महत्वपूर्ण कवि आपके सामने है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत है ना, सुमित्रानंदन पंत छायावाद का पुनर्मूल्यांकन किया है और बहुत ही जहर मोस्ट रचना मानी जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। सुमित्रानंदन पंत छायावाद का पुनर्मूल्य। अरे भाई आलोचना तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने आपको जो यहां दी है वो एकदम मलाई मलाई है, मलाई मलाई खा रहे हम। तो सुमित्रानंदन पंत छायावाद का पुनर्मूल्यांकन। क्लियर है। रामविलास शर्मा आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य। इसीलिए मैंने कहा था कि आस्था के चरण मोस्ट है, इसीलिए मैंने कहा था कि आस्था के चरण मोस्ट है, क्योंकि इस आस्था के चरण में चकमे में फंस जाएंगे। आस्था के चरण नगेंद्र की है, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की है, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र की है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की है। काफी जोर लगा के बता दिया, अब भी गलती करो तो करो। मुक्तिबोध की रचना देखिए, काफी मोस्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से सवाल पूछता है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये हम पहले से जानते हैं, ये तो जहर मोस्ट है ये। इसके अलावा नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बड़ा ही गजब है ये। सौंदर्य शास्त्र पर एक रचना और पढ़ी आपने, अगर चक्कर में पड़ जाए कहीं। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नगेंद्र की है, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नगेंद्र की है, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नगेंद्र की है, लेकिन नए साहित्य का, ओ ये इतना सा चक्कर है, ये साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नगेंद्र की है और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है। आया ना मजा, गलती नहीं करना। रस मीमांसा शुक्ल की है, रस सिद्धांत नगेंद्र की है, ध्यान रखेंगे। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी है? नगेंद्र की है। नई कविता का आत्मसंघर्ष ध्यान रखेंगे और कामायनी एक पुनर्विचार, इसलिए इसकी तीनों रचनाएं तगड़ी वाली है, ध्यान रखेंगे। अगला देखो नंद दुलारे वाजपेयी। ये देखो जाने कितनी बार ये नंद दुलारे वाजपेयी की ये रचना पूछी जा चुकी है। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, बहुत सारी रचनाएं, लेकिन जो मोस्ट है वो ही लिखी मैंने, नया साहित्य और नए प्रश्न, नया साहित्य और नए प्रश्न। किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी, ने। क्लियर है, हो जाएगा याद। रामविलास शर्मा की बात करूंगा अब मैं। रामविलास शर्मा आ चुके हैं, इन्होंने तो काफी रचनाएं लिखी है, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने मोस्ट तो आपके सामने उठाकर रख ही दी है किसी भी कंडीशन में। प्रेमचंद और उनका युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रगति और परंपरा और नई कविता और अस्तित्ववाद। ये देखिए आप, बहुत जबरदस्त वाली रचनाएं इनकी है, ये आपको एक एक ध्यान रखनी है। प्रेमचंद और उनका युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रगति और परंपरा, नई कविता और अस्तित्ववाद। ध्यान रख लेंगे, ये दोनों रचनाएं पूछ ली गई है, प्रेमचंद वाली पूछ ली गई है। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा, नई कविता और अस्तित्ववाद भी। और देखो रामचंद्र शुक्ल पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी है। तो ये अपन को एक एक रट डालनी है, किसी भी कंडीशन में छोड़नी नहीं है। आगे देखेंगे अपन नामवर सिंह।
देखो नामवर सिंह की रचना मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, कविता के नए प्रतिमान, और एक नई कविता के प्रतिमान मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो कविता के नए प्रतिमान तो नामवर सिंह की, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है, ध्यान रखेंगे। तो नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, कहानी नई कहानी, ये इनकी एक नई रचना अच्छी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कविता के नए प्रतिमान तो पूछता ही है, लेकिन कहानी नई कहानी भी आपको पूछ सकता है नामवर सिंह। क्लियर है। नेमीचंद जैन, ये देखो बहुत ज्यादा अच्छी वाली रचना, अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार, अधूरा इंटरव्यू है, अधूरे साक्षात्कार रचना है, वो नेमीचंद जैन ने लिखी है, ध्यान रखेंगे। आलोचनात्मक कृति है विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। और ये देखो मैं आपसे कह रहा था कि तुलसीदास किसकी रचना है, और गोस्वामी तुलसीदास किसकी है, और लोकवादी तुलसीदास किसकी है, विश्वनाथ त्रिपाठी की। तुलसीदास किसकी रचना है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताई दी है ना, लोकवादी तुलसीदास, ध्यान रखेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास शुक्ल। मैनेजर पांडे ने एक रचना लिखी है साहित्य और इतिहास दृष्टि, साहित्य और इतिहास दृष्टि। और सूरदास नाम से भी एक रचना इन्होंने लिखी है मैनेजर पांडे ने। क्लियर है। विजय देव नारायण साई, विजय देव नारायण साई, इन्होंने इंपॉर्टेंट है ये जायसी रचना लिखी है। कौन सी? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी पर एक रचना लिखी है जायसी, इसमें जायसी की समीक्षा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, और बिल्कुल मैं बता देता हूं, बिल्कुल जहर पूछेगा मेरे हिसाब से तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किया है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आपको क्या किया है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। क्लियर है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, कामायनी पुनर्विचार अलग है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन अलग है ना, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा की मैं रचना आपको अभी बता चुका हूं, कौन सी? नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। धर्मवीर भारती ने एक रचना लिखी है साहित्य और मानव मूल्य, साहित्य और मानव मूल्य। ये मानव मूल्य पर जो रचना लिखी है वो धर्मवीर भारती की है। इसके बाद में आप देखेंगे निर्मल वर्मा को, शब्द और स्मृति, शब्द और स्मृति बहुत ज्यादा मोस्ट है, शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा की रचना है। कैसी लग रही क्लास ये तो बता दो। नहीं बताएगा कोई भी, मत बताओ। अगर मेरे ही साथी होंगे और मुझे चाहने वाले होंगे तो बताएंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। नहीं किया वो अब तो कर लो, कर लो, मानो ना मेरी बात, मानो मैं गुस्से में हो जाऊंगा, मैं क्लास बंद कर दूंगा, देख लो, पढ़ाना बंद कर दूंगा। बढ़े तो बढ़ जाएगा टू यूट्यूब ने, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत परेशानी आती है, बहुत सारा लिखना पड़ता है, फिर बोर्ड पर लिखना पड़ता है, पहले घर लिखो फिर बोर्ड पर लिखो, फिर आपको पढ़ाता हूँ, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है। अब आपका काम तो शेयर करने का, लाइक करने का है तो कर दो, करो। जिसने नहीं किया कोई नहीं, भागना नहीं है किसी को भी। अभी मैं एक प्रश्न पूछूंगा, इसके बाद में और रचनाएं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान, धर्मवीर भारती साहित्य और मानव मूल्य। क्लास कैसी लगती कमेंट बॉक्स में, कम लोग लिखने लग गए। अब पहले पहले तो शुरुआत की थी ना, तब तो 100 मैसेज 200 मैसेज ऐसे आते थे फटाफट, अरे सर आनंद, अरे सर ये कर दिया आपने, अरे गुरुजी आप ही हो सब कुछ। और अब नहीं लिख रहा कोई, पढ़ रहे हैं बस, हम तो पढ़ेंगे, है ना। लिखो, लिखा करो। अपन आपके और मेरे मन का जुड़ाव तो तभी होगा, तभी तो मैं देखूंगा कि हाँ मेरे साथी वो मुझे पुनर्वलन दे रहे हैं। धर्मवीर भारती साहित्य और मानव मूल्य, निर्मल वर्मा का शब्द और स्मृति इंपॉर्टेंट है। और अज्ञेय की रचना आत्मनिपद, काफी सारी है लेकिन मैंने 2 ही लिखी है क्योंकि ज्यादातर इनके बारे में पूछता है, आत्मनिपद और त्रिशंकु के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है आज का प्रश्न 1, और इसके बाद में भी मैंने कहीं कोई यह सोचक प्रश्न पूछ ले, भागना। ये लिख रहा देखो बेटा, ये अभी लिख रही है रचनाएं, भागना नहीं है। आज का प्रश्न मैंने पूछा है और वो अभी नहीं देना आपको जवाब, आपको जवाब देना है इसका कब, जब वीडियो समाप्त हो जाए और मेरे पास कमेंट बॉक्स में आए कि आपने कौन सा जवाब दिया है। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध। काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध। ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में।
लास्ट में। आगे चलते हैं साथियों, नंद दुलारे वाजपेयी को मैंने पहले भी पढ़ा दिया, लेकिन एक रचना मुझसे फिर रह गई थी, बहुत ही मोस्ट वाली बात, तो मैंने फिर से लिख दिया उसको। मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं छोड़ू नहीं, कुछ भी आए तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर बताऊं कि ये देखो इस वीडियो में से 2 प्रश्न, इसमें से 1 प्रश्न, इसमें से ये आ गया, इसमें से ये आ गया। और साथियों आप ये कह दे कि सर आपने तो पढ़ाया था, पढ़ने में कमजोरी हमारी रही। कमजोरी नहीं छोड़नी है, जीत तोड़कर मेहनत करनी है, बिल्कुल रात दिन लग जाओ। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य और 20वीं सदी, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, कौन सी? हिंदी साहित्य और 20वीं सदी। महाकवि सूरदास, इन्होंने एक रचना लिखी है, महाकवि सूरदास। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, ये रचना इनकी बहुत ज्यादा मोस्ट है, हिंदी साहित्य और 20वीं सदी, है ना। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, ये मैंने पहले ही नगेंद्र को लंबा चौड़ा पढ़ा दिया, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नगेंद्र ने लिखा है। इसके कौन से खंड में रीतिकाल की भूमिका लिखी है, ये सवाल था मेरा। सुमित्रा नंदन, ये कितने खंडों में लिखा है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल आपका, कितने खंडों में है वृहद इतिहास, कितने खंडों में है? कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने खंडों में लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। सुमित्रा नंदन पंत की यदि मैं बात करूं तो पल्लव की भूमिका लिखी है इन्होंने, पल्लव की भूमिका। एक रचना और देखना चाहो तो वीणा की भूमिका, वीणा की भूमिका, वीणा की भूमिका लिखी है, ध्यान रखेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। पंत, तो पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिका लिखी है, ये आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। और निराला की जो कृति है, पंत और पल्लव पर एक निराला ने कृति लिखी है, बहुत ही शानदार वाली, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो साथियों क्लास को अपन करेंगे यहीं पर एंड। 9983 और 374293 पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। कॉल के लिए मुझे टाइम कम रहता है साथियों, माफी चाहता हूं आपसे, बिल्कुल अब मैं फुर्सत में आ जाऊंगा थोड़ा सा, तब मैं आपके लिए ही क्लासें बना रहा हूं, कोर्स बना रहा हूं, आपके नोट्स बना रहा हूं, आपके लिए प्रश्न बना रहा हूं, इनमें टाइम में बिजी रहता हूं। तो आज अपन यहां तक पढ़ेंगे। कैसी रही क्लास? सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए व्याकरण की जो किताब है वो मेरी पहले से आती है, जो कम्युनिटी है आपकी उस पर मैंने एक लिंक दे रखा है आपको, जिसको वो किताब चाहिए, हाथ से लिखे हुए नोट्स, व्याकरण है लेकिन उसमें ध्यान रखेंगे, लेकिन व्याकरण जहां से चलिए जीरो से वहां अंत होता है, वहां तक पूरी व्याकरण उसमें लिखी हुई है अच्छे तरीके से, हाथ से मोस्ट इसी तरीके से। तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे साथियों, अगला टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार सभी को, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना, मैं ऐसे ही प्यार आपको देता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा।